कैसे हो बच्चों? आशा कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चों हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो बेसिक कंसेप्ट है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन बच्चों होता क्या है, और यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ओनली बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था बच्चों। तो आज का अपना जो लेक्चर है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो नया टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। तो आज इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे बच्चों, और उसके बाद हम इसकी डिटेल देखेंगे भाई हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, कैसे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअल में होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ये डायग्राम इसके अंदर इंडिकेट कर रखा है भाई, ये कौन कौन से पार्ट है। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये डायग्राम दे देगा एग्जामिनर, जैसे सीबीएसई में या एचबीएससी में, कई बार नीट वगैरह में पूछ लेते हैं बच्चों कि जैसे आपको ये डायग्राम दे रखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसके अंदर आप इसको लेबल करो अच्छे से। लेबलिंग का मतलब इसके जो नाम लिखो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट वही करते हैं बच्चों, ये जैसे सबसे पहले जो पार्ट है इसके अंदर एपीग्लॉटिस, उसके बाद है बच्चों जो ये लैरिंक्स, और लैरिंक्स को हम बोलते हैं बच्चों साउंड बॉक्स। लैरिंक्स का क्या नाम है? साउंड बॉक्स, यानी कि साउंड यहां से प्रोड्यूस होती है बच्चों। और एपिग्लोटिस क्या होता है? जैसे कई बार है ना, हम खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त बोल लेते हैं या फिर बोलते हैं, तो फूड जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल एपिग्लोटिस ओपन रह जाता है। एपिग्लोटिस क्या रह जाएगा? ओपन। और जो फूड हम खाना खाते हैं इसके अंदर चला गया बच्चों, इसके अंदर चलेगा। वैसे क्या है ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया है ना। ट्रेकिया हम बोलते हैं बच्चों वाइंड पाइप, इसका पूरा नाम यदि अच्छे से लिखें ये है ट्रेकिया, और इसको हम बोलते हैं बच्चों वाइंड पाइप। यानी इसके थ्रू वैसे तो क्या जाती है? हवा जाती है, लेकिन इसकी ओपन रहने से, किसके ओपन रहने से? एपिग्लोटिस के ओपन रहने से इसके अंदर फूड पार्टिकल्स चला गया। तो इसीलिए हम कई बार जैसे खाते वक्त जो है हमें खांसी वगैरह आती है, या फिर हम जो है स्वेलोइंग वगैरह करते वक्त इसके अंदर एंटर कर लेते हैं फूड को। इसीलिए कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एपिग्लोटिस ओपन रह जाएगा, और जो ये फूड पार्टिकल्स है इस ट्रेकिया के अंदर, वैसे तो क्या जाने का रास्ता, ये हवा जाने का रास्ता है, लेकिन हवा की वजह क्या जाएगा इसके अंदर? फूड पार्टिकल्स। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे से। ठीक है, तो आगे जैसे हमने सबसे पहले ये क्या डिस्कस किया इसके अंदर? एपिग्लोटिस, उसके बाद लैरिंक्स साउंड बॉक्स, देन ट्रेकिया। अब ट्रेकिया के ऊपर जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं इनको। क्या बोलेंगे? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। वैसे तो बोन होता है ना, जो हमारी हड्डी होती है वो कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू बोन्स। अब ये क्या करते हैं? जैसे वाइंड पाइप, इसको कोलैप्स यानी कि ऐसे जुड़ने से रोकते हैं, आपस में कोलैप्स। क्योंकि जैसे हवा आएगी ना इसके अंदर, हवा, मान लिया कोई पाइप है, इसको मान लो, अब इसके चारों ओर ये क्या रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या हो रहे हैं, यानी कि कोलैप्स होने से बचा रहे इसको, इसको एज ए टाइट चैम्बर की फॉर्म में रखते हैं, तो इसके अंदर से हवा जो है इजिली चलती रहे। जैसे इसके अंदर एयर आ गई, अब मान लीजिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना हो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में चिपक जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स होने से फिर क्या होगा? जो हवा का पैसेज है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं, नीट में पूछा गया एक बार क्वेश्चन, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है उनका क्या फंक्शन होता है? प्रोवाइड द कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब उसको आपस में चिपकने से रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ लाई करता है बच्चों? थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी, कई बच्चे इसको थोरैकिक भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, आप दोनों ही प्रोनाउंस कर सकते हो, थोरेसिक कैविटी या थोरैकिक कैविटी। अब जैसे हमारा हेड है, उसके बाद होता है बच्चों नेक, और ये वाला जो चैम्बर है ना, ये वाला, ये है थोरेसिक, क्योंकि लंग्स वगैरह यहाँ थोरेक्स के अंदर है। अब देखो यहाँ थोरेसिक कैविटी के फिफ्थ जो वर्टिब्रा होती हैं, ये एक बार बच्चों उसमें आया था, जो हमारा वेटरनरी सर्जन के लिए एग्जाम होता है ना, उसमें ऑप्शन में ऐसे दे रखा था, जो ये डिवाइड होती है ना, कौन सी वर्टिब्रा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ऑप्शन में था लैम्बर वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, सेवंथ है, फिफ्थ है, क्या था? तो बच्चों राइट आंसर क्या आएगा इसका? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के
जाने के बाद ये डिवाइड करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, जैसे आगे जाके ये तो ट्रेकिया हो गया, वाइन पाइप जिसको हमने बोल दिया, ये लेरिंग्स है और ये एपिग्लोटिस है। अभी आगे जाके जैसे डिवाइड करेगा तो ये एक ब्रांचेज के अंदर बढ़ जाएगा और इन ब्रांचेज को हम बच्चों बोलते हैं क्या? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यानी कि बहुत सारी ब्रांचेज है। सिंगुलर के लिए हम क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस। अब जैसे ये है, हमने क्या लिखा अभी? ब्रोंकाई। आगे जाके देखो इस साइड में हमने इंडिकेशन नहीं कर रखा एल्वियोलाई वगैरह। आगे जाके फाइन ब्रांचेज के अंदर ये जो इनकी फाइन ब्रांचेज है और इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रोंकियोल्स, यानी ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स। अब ये जो फाइनली है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इनको, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और एक्चुअल में इनका नाम क्या है बच्चों? एल्वियोलाई। हमारे जो लंग्स के अंदर जो मेन साइट है, जैसे हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन कहां गई? ट्रेकिया के अंदर गई, वाइंड पाइप, क्योंकि वाइंड पाइप इसको नीचे ट्रांसपोर्ट करवाएगा और फाइनली यहां आ गई। यहां पे जो एल्वियोलाई मेम्ब्रेन होती है ना, यदि हम इसका थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाए तो ऐसे, यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है ऐसे एल्वियोलाई के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है नीचे टिश्यू से ये इसके अंदर वापस जा रही है। तो ये मेन साइट है। हम क्या बोलेंगे बच्चों? एल्वियोलाई आर दी मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। किसके लिए बच्चों? गैसियस एक्सचेंज के लिए जो मेन साइट क्या है? ये जो गुब्बारे जैसी संरचना है ना, या बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम, छोटी क्लासेस में हम यही पढ़ते हैं बच्चों। जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट इसका क्या है? ये है एल्वियोलाई। तो देखो ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलाई। अब इसके बाद थोड़ा सा यदि हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ें तो उसको हम लेबल करेंगे। जैसे मान लिया ट्रेकिया तक हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के बाद हम नीचे जो है, जो नीचे वाले पोर्शन इसमें साइड में यहां पे फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। एक लेयर एक नहीं होती बल्कि डबल लेयर होती है। जैसे लंग्स है ना बच्चों, लंग्स के चारों ओर दो लेयर होती है, टू लेयर्ड, दो लेयर से कवर होता है। पहली होती है आउटर प्लूरा, उसको हम बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं, यानी कि दो जो लेयर है प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसके चारों ओर, और पहली जो आउटर प्लूरा और दूसरी जो होती है इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा होती है बच्चों किसके साथ में कनेक्ट होती है? ये थोरेसिक कैविटी के साथ में, क्योंकि ये जो कैविटी हमारे जहां पे लंग सिचुएटेड है वो कौन सी कैविटी है? थोरेसिक कैविटी। तो क्लोज्ड विद थोरेसिक कैविटी, किसके साथ में क्लोज होती है? थोरेसिक कैविटी। इनर प्लूरा जो है किससे कनेक्टेड होती है? जैसे इनर वाली, ये अंदर वाली। अब अंदर तो क्या है बच्चों? ये लंग्स का सरफेस है सारा का सारा। ये सरफेस किसका है? लंग्स का। तो लंग्स से अटैच होती है या किसके साथ एसोसिएट होती है? लंग सरफेस एसोसिएटेड विद लंग्स सरफेस। किसकी बात बताइए बच्चों? इनर प्लूरा। जैसे ये है इनर प्लूरा और ये है आउटर प्लूरा। ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और अंदर वाली जो है इनर प्लूरा। अब इनके बीच में जो ये फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड जो बच्चों इनके बीच में, ये फ्लूइड क्या कहलाता है? प्लूरल फ्लूइड। अब कई बार है ना इस क्वेश्चन को एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पुट कर देते हैं। कैसे पूछेंगे? वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे भाई आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा का क्या फंक्शन है। वो पूछेंगे भाई जो प्लूरल फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड का तुम्हें सिंपली पता है ना, फ्रिक्शन को कम करता है। तो यहां भी कोई और मैकेनिज्म थोड़ी है, जो लंग सरफेस के अंदर है, यानी कि इसके अंदर फ्रिक्शन को कम करता है फ्लूइड्स। तो क्या फंक्शन लिखोगे इसका? जैसे प्लूरल फ्लूइड जो है, प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस दी, किसको रिड्यूस कर रहा है? रिड्यूसेस दी फंक्शंस ऑफ लंग सरफेस फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन ऑफ लंग्स सरफेस, लंग्स सरफेस के अंदर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कम करता है। तो ये था बच्चों इसका बेसिक जो है डायग्राम के बारे में। अब जैसे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है नीचे जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, क्या बोलेंगे बच्चों, डायफ्राम। डायफ्राम एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक चैम्बर है, और नीचे वाली जो होती है जिसके अंदर हमारे स्टमक वगैरह है, ये जैसे कि यहां से ऊपर ऊपर थोरेसिक और इससे नीचे जो है अब्डोमिनल कैविटी। तो बीच में स्ट्रक्चर कौन सी है, बीच में है डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है, इस थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से, जहां हमारे स्टमक वगैरह है, जैसे स्टमक वगैरह से नीचे आएंगे, स्टमक है हमारी, इंटेस्टाइन है, ठीक है, उनको क्या करता है बच्चों, सेपरेट करके रखता है डायफ्राम। एक मस्कुलर ऑर्गन है जो थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करके रखता है डायफ्राम। आगे वैसे इसका डिटेल में मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे ना रेस्पिरेशन के अंदर, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई डायफ्राम जो है इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, डायफ्राम में एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो एक बार के लिए आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए, जो डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है और जो थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करके रखता है। अब बात आती है जैसे कि हम एयर लेते हैं बच्चों, हम जो हवा लेते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, कैसे कहां कहां किस किस चैम्बर से होकर गुजरती है बच्चों वो। तो सबसे पहले जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये नोस्ट्रिल है जिसको हम नाक बोलते हैं, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, जो ये अपर लिम्प है ना, अपर लिप्स, इससे ऊपर ओपन होता है। तो सबसे पहले यदि हमें बेसिक आइडिया लेना है रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हवा अंदर जाती है और कैसे बाहर निकलती है, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल नाक है, उसके बाद वो कहां खुलेगी, जो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल नेजल चैम्बर के अंदर, जो अंदर की तरफ चैम्बर है, कहां खुलेगी, नेजल चैम्बर के अंदर। उसके बाद क्या होगा, नेजल चैम्बर ओपन होगा किसके अंदर बच्चों, नेजल पैसेज के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। देखो पेयर ऑफ नोस्ट्रिल अपर लिप से ओपन होते हैं, लिप से जो है, और उसके बाद नेजल चैम्बर यानी कि जो अंदर वाला है। अब जो नेजल पैसेज के थ्रू कहां खुलेगा, इस साइड में, ये जो इतना पोर्शन है ना बच्चों, ये है फेरिंग्स। और फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन होता है जहां क्या होगा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंक्स बोलते हैं इसको, बहुत बार हम फेरिंक्स भी प्रोनाउंस करते हैं। फेरिंक्स क्या है, ये वाला, इस साइड वाला, इससे क्या है हमारी नाक से हवा भी जाएगी और मुंह से खाना भी जाएगा। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंक्स। आगे जाके डिवाइड होते हैं, फिर जो बच्चों जैसे हमने ये डिस्कस किया, फिर ये वाला पोर्शन आता है, यहां से इसका लिंक बना सकते थे आप, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हम जो एयर कैसे एंटर करवाते हैं बॉडी के अंदर, कैसे जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, और नेजल पैसेज के थ्रू कहां खुलेगी, वो फेरिंक्स के अंदर, जो कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। उसके बाद फिर ये सारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके बाद। अब जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स कहां ओपन होगा, जैसे यहां से रिलेट करो बच्चे आप, फेरिंक्स कहां ओपन हो रहा, ओरल ट्रिकिया के अंदर। ट्रिकिया क्या है, पॉइंट 5 है, तो ट्रिकिया के अंदर, उससे पहले ट्रेकिया से पहले क्या है, लैरिंक्स है, साउंड बॉक्स। तो फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंक्स, और लैरिंक्स किस में खुलेगा, ट्रेकिया के अंदर। नीट एग्जाम में एक बार बच्चों सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे कि जो पेयर ऑफ नोस्ट्रिल डायरेक्टली लैरिंक्स के अंदर ओपन होते हैं या फिर ट्रेकिया के अंदर, वो ऐसे डैश दे के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन होते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी से ये कोई आउट ऑफ ज्यादा वो नहीं है कि हाई जो लेवल का क्वेश्चन है, और यहीं से क्वेश्चन डाल रखा था एग्जामिनर ने। जैसे पेयर ऑफ नोस्ट्रिल है डायरेक्टली ओपन इनटू लैरिंक्स और फेरिंक्स, कहां आएगा, अभी आपको पता है कि जो पेयर ऑफ नोस्ट्रिल है कहां खोलेंगे, फेरिंक्स के अंदर, किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो इसकी जगह लैरिंक्स दे सकता है। तो ये बेसिक जो है डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
चलो बच्चों, बाकी जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इसमें इंडिकेशन में भी, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे सर, इसको कैसे याद रखेंगे, तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना ही है आपके जो सिलेबस में। नीट एग्जाम में भी कोई ज्यादा डीप नहीं आता, इसी से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। बस तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए भाई कहाँ कौन कौन सा जो पार्ट है इसका। और ये क्वेश्चन जो फिफ्थ वर्टिब्रा वाला लिखा था ना, याद रख लेना। 2016 के अंदर जो वेटरनरी सर्जन का वीएस का पेपर होता है ना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी तो वैसे लुआस है, ये लुआस के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, और नीट के लिए भी आ सकता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारा फोकस रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी हो चाहे कोई भी बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है ना बच्चों, कहीं बाहर से नहीं आता। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो। जो नीट है ना, नीट सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है मेडिकल लाइन का, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा रिवाइज करो, रिवीजन की बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो कल हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब तो हमने क्या किया, इसके अंदर डायग्राम पढ़ा है, कल से स्टार्ट करेंगे फिर मैकेनिज्म, कैसे इंस्पिरेशन होगा और कैसे एक्सप्रेशन होगा। थैंक यू बच्चों।